नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशोलॉजी में वैज्ञानिक पद्धति के सोपान स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी अपने बीए पार्ट सेकंड के सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर में साइंटिफिक मेथड क्या है इसके बारे में चर्चा हुई थी। अब वैज्ञानिक पद्धति को जानने के बाद ये समझना भी ज़रूरी है कि इस पद्धति का उपयोग किस प्रकार किया जाए। सोशल साइंसेज में विशेष रूप से साइंटिफिक मेथड का प्रयोग कैसे होता है। जॉन डेवी ने सबसे पहले अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में थिंकिंग को लेकर विस्तृत विश्लेषण और समस्यात्मक अन्वेषण के बारे में बताया है। हाउ वी थिंक उनकी एक किताब है जिसमें गंभीर चिंतन यानी थिंकिंग के बारे में सविस्तार विवेचना की है। और जॉन डेवी द्वारा अपनाए गए इस मॉडल को F.N. क्लिंजर ने फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में प्रस्तुत किया है। व्यवहारवादी अनुसंधान के आधार स्तंभ फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च। तो डेवी की विश्लेषण को अगर आधार माने तो साइंटिफिक मेथड्स की स्टेजेस इस प्रकार से हो सकते हैं कि मुख्य सोपान कौन कौन से हैं वैज्ञानिक पद्धति के। पहला है कठिनाई एवं समस्या की अनुभूति, प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल आइडियाज, यानी प्रेक्षण करते समय किसी भी बात को समझने की उत्सुकता रहती है क्योंकि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है और जिज्ञासा तरह तरह की उठती रहती है। और समझने में जब कठिनाई पैदा होती है तो मस्तिष्क घूमता है यानी दिमाग चक्कर खाता है, परेशानियां भी होती हैं और वही समस्या की चेतना की अवस्था है। ये कोई भी हम सोशल सर्वे रिसर्च करते हैं, सामाजिक अनुसंधान अथवा सामाजिक सर्वेक्षण, तो सर्वप्रथम ये समस्या आनी है। डेवी लिखते हैं अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में, यदि कठिनाई की अनुभूति नहीं होती या कोई परेशानी नहीं होती तो ये मान ले कि गंभीर चिंतन प्रारंभ ही नहीं होगा। तो अच्छी समस्या की चेतना अनुभव पर और सत्य के अन्वेषण की प्रेरणा पर ही निर्भर करती है। यानी सर्वेक्षण या अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पहले वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत पहला जो स्टेप होगा वो कठिनाई और समस्या की अनुभूति होगा। सामाजिक अनुसंधानकर्ता के मन में अनेकों प्रकार के सवाल पैदा होते हैं और ये कठिनाइयाँ और समस्याएं आती हैं जिससे आगे चलता है। तो समस्या की चेतना होने पर ही जो है समस्या स्पष्ट रहती है। ये एक पहली अवस्था है। फिर वो समस्या को धीरे धीरे समझता है अनुसंधानकर्ता और वो समस्या का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में आगे उसको गति प्रदान करनी है। दूसरा है समस्या का स्पष्ट वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या के प्रत्येक पहलू पर गहन चिंतन करने से समस्या प्रकट होने लगती है। कोई समस्या है जब चिंतन करने से स्पष्ट होती है और समस्या को भली भांति स्पष्ट होने पर ही उसके हल के लिए उचित खोज संभव होती है। अतः सामाजिक अनुसंधान करने वाला वैज्ञानिक जो है, सोशल साइंटिस्ट, अपने अनुभवों के आधार पर मनन
करके समस्या से संबंधित तथ्यों का प्रेक्षण करता है और समस्या की परिभाषा करता है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, और फिर डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेज समस्या को परिभाषित करना, वास्तव में क्या चीज़ है, क्या टॉपिक है हमारा, और वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ये दूसरा सोपान है। तीसरा सोपान है, इसका महत्वपूर्ण स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, यानी उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाओं का विकास। समस्या पर पर्याप्त समय और गहरा चिंतन मनन करने के बाद सामाजिक अनुसंधान करने वाला व्यक्ति उपकल्पना का निर्माण कर सकता है। अब ये उपकल्पना क्या होती है, इसके बारे में सेकेंड यूनिट में इसका अलग चैप्टर आएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उपकल्पनाएं जो है वो समस्या का एक संभावित हल है, यानी कि एक ऐसा कच्चा सिद्धांत है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, जो अनुसंधान के बाद, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी कौन सी उपकल्पना सत्य हुई या कौन सी असत्य सिद्ध हुई। एक प्रकार का कच्चा सिद्धांत है, यानी अनुसंधान और सिद्धांत के बीच में कड़ी का काम करती है, एक मार्गदर्शक के रूप में एक अनुसंधान को दिशा देती है उपकल्पना। क्योंकि हमारे पास अर्ली नॉलेज होती है, उसके आधार पर हम उपकल्पनाएं बनाते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और उपकल्पनाओं के द्वारा प्रेषित दो या दो से अधिक तथ्यों के संभावित संबंधों का वर्णन होता है, और बहुत से अनुसंधानों में उपकल्पनाओं का निर्माण अति आवश्यक रहता है, जैसे प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में, जबकि कुछ अनुसंधानों में यह आवश्यक नहीं माना जाता आजकल, जैसे सर्वेक्षण अनुसंधानों में, सर्वे रिसर्चेज। सामाजिक सर्वेक्षण कार्य होते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण कार्य होते हैं, तो अमूमन उनमें आजकल उपकल्पनाएं नहीं बनाते हैं सामाजिक शोधकर्ता, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उपकल्पनाओं का निर्माण अवश्य होता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं वास्तव में, तो अनुसंधान करने वाला उपकल्पना का निर्माण जो है, उपकल्पनाओं का सर्वेक्षण आदि अनुसंधान करे तो उसमें अशुद्धि की संभावनाएं कम हो जाती हैं, तो उपकल्पनाओं का निर्माण अच्छे रिसर्च में होता है। और अनुसंधान विशेष में एक से ज़्यादा उपकल्पनाएं भी हो सकती हैं। भाई किसी रिसर्च के अंदर 2 या 3 उपकल्पनाएं तो अमूमन बनाते हैं सोशल रिसर्चर, लेकिन नए अनुसंधानकर्ता प्राय इस समझ में ज़्यादा सावधानी नहीं बरतते हैं आजकल सामाजिक अनुसंधानों में, सोशल रिसर्च के अंदर, और वो उपकल्पना एक तरह से बनती है तो अच्छी रिसर्च मानी जाती है। नेक्स्ट जो सोपान है वो है तार्किक निगमन, रीजनिंग डिडक्शन। जॉन डेवी के अनुसार ये वैज्ञानिक पद्धति का चौथा चरण है। इसमें जो है इस बात पर वर्णन किया गया है कि तार्किक निगमन के द्वारा अनुसंधानकर्ता अपनी उपकल्पनाओं से निष्कर्ष निकालता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही उसका स्वरूप बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अनुसंधानकर्ता एक बालक की तत्कालीन परिस्थिति में उसकी रिसर्च करता है, जैसे कोई बालक अपराध करता है, जैसे मान लीजिए अपने महाविद्यालय की किसी लैब की खिड़की के शीशों को तोड़ता है, उन पर पत्थर मारता हुआ देखा जाता है, पकड़ा जाता है, तो देखने पर प्रथम दृष्टया क्या आएगा सोशल रिसर्चर की, बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अपराध के अध्ययन की उत्सुकता पैदा करती है। तो प्रारंभ में आश्चर्य हो सकता है या समझ में नहीं आता कि बालक अकारण अपराध क्यों करता है ना, उसके समझाने और सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रभाव उस पर क्यों नहीं पड़ता है। ये वैज्ञानिक पद्धति का सोपान है। फिर हम रिव्यू लिटरेचर, संबंधित साहित्य पढ़ते हैं तार्किक निगमन में, और फिर संबंधित साहित्य पढ़ने के बाद, चिंतन करने के बाद, प्रकल्पना का निर्माण करने के बाद फिर हम वो रिसर्च करते हैं कि बाल अपराध दोषपूर्ण व्यक्तित्व का परिणाम है, हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या उस बच्चे का दोषपूर्ण समाजीकरण हुआ है, या उसके बच्चे के माँ बाप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या वो किसी गरीब घर का बच्चा है, निम्न आर्थिक स्तर के परिवारों में ही बच्चे अपराधी बनते हैं, ये अपन मानते हैं। किस आधार पर नॉलेज बढ़ती है हमारी? ये बढ़ती है हमारी अर्ली नॉलेज होती है, हमारी रिव्यू लिटरेचर से, संबंधित साहित्य का अध्ययन करने से
हम निष्कर्ष निकालते हैं, उपकल्पनाएं बनाते हैं और उस दिशा में अपने रिसर्च को आगे ले जाते हैं। तो इस तरह से तार्किक निगमन, रीजनिंग डिडक्शन, इस तरह इसमें एक आगे दिशा प्रदान करते हैं रिसर्च को, तार्किक निगमन। मापन के यंत्रों तथा प्रविधियों का विकास, ये हमारा 5वां पॉइंट है। डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, जो आंकड़े संकलन के लिए इसका होना बड़ा आवश्यक है इस सोपान का। जिस स्तर या गुण के आंकड़े होंगे उतने ही विश्वसनीय आंकड़ों का एकत्रीकरण होगा, है ना। शुद्ध परिणाम आंकड़ों की शुद्धता और व्यापकता पर ही आधारित होता है ना। आंकड़े कैसे होने चाहिए अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार? देख, वास्तविक और वस्तुनिष्ठ आंकड़े होने चाहिए, तथ्य इनके डाटा शुड बी ऑब्जेक्टिव। और जब हम अनुसंधानकर्ता अनुसूची का प्रयोग करता है, मान लीजिए रिसर्च करते वक्त तो प्रश्नों की सूची होती है, अनुसूची या प्रश्नावली भेजता है डाक द्वारा, तो अपन उसमें ये प्रश्नावली जो है अनुसंधान का वस्तुनिष्ठ और वास्तविक परीक्षण जो है तकरीबन नहीं करती है। यह जानने के लिए गहन मनन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप फेस टू फेस ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रिसर्च जो है करते हैं। आंकड़ों का संकलन जो है वो हमारा 6वां पॉइंट है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट टूल एंड टेक्निक्स हो गया कि हमारा कौन सी टूल और कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है सामाजिक अनुसंधान में। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, तथ्यों का संकलन, आंकड़ों का एकत्रीकरण। यह ध्यान में रखना जरूरी होता है कि आंकड़ों का संकलन जिस स्तर का होगा उससे श्रेष्ठ स्तर के अनुसंधान या परिणाम नहीं निकल सकते। आंकड़े प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं, अनुसंधानकर्ता फेस टू फेस, आमने सामने जो है जा करके को टॉपिक लेकर के पब्लिक के बीच में जाता है, अध्ययन क्षेत्र में जाता है, जो आपने चुना है क्षेत्र, गांव शहर कस्बा, जो उसके अंदर जा करके आंकड़ों का संकलन करता है। फिर उसके बाद आता है 7वां जो पॉइंट है इसका, वैज्ञानिक पद्धति का सोपान, आंकड़ों का निर्वचन या विश्लेषण कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है विश्लेषण के लिए आवश्यक प्रविधियों का उपयोग शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है और निर्वचन प्रकाश में आए नवीन तथ्यों के संबंधवादी का विवरण सामान्यकरण होता है। फिर हम आंकड़ों का निर्वचन एनालिसिस करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, उसके बाद उसका सामान्यकरण करते हैं। भाई उपकल्पना सत्य हुई, असत्य सिद्ध हुई, जो भी है उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे और उन निष्कर्ष का एक सामान्यकरण की प्रक्रिया वो होती है जिसमें वो शोध जो है प्रतिनिधि रूप में जो टॉपिक दिया वो सब पे लागू होता है, सामान्यकरण की प्रक्रिया। और उपकल्पना के परीक्षण से संबंधित निष्कर्ष या आखिर में जो प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, कंक्लूजन्स और वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये हमारी उपकल्पना जो बनाई थी वो सत्य सिद्ध हुई, असत्य सिद्ध। हमारा सामाजिक अनुसंधान का जो कार्य जिस दिशा में चला था, वो जो निष्कर्ष हमने जो सोचे थे वही निकले या कुछ अलग हट करके निकले हैं, इन चीज़ों का परीक्षण इसके अंतर्गत करते हुए ये नव सामान्यकरण या दो तथ्यों के संबंधों में वर्णन के द्वारा हम प्राकल्पना की संपुष्टि करते हैं या उसको अमान्य कर देने की अवस्था। कोई जरूरी नहीं भाई ये मान के चलना होता है, इसके अंदर ये ध्यान देने की बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारी उपकल्पना सत्य ही सिद्ध हो, प्रमाणित हो। उपकल्पनाएं असत्य भी सिद्ध होती है ना, कोई आवश्यक नहीं कि उपकल्पना सत्य सिद्ध हो। फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं और उसको जो है आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञान जो है इस मामले में, सामाजिक विज्ञान जो हमारे हैं वो व्यवहारिक विज्ञान भी हो गया आजकल। व्यवहारिक विज्ञान उपयोगी होता है और सैद्धांतिक विज्ञान जो है जैसे नेचुरल साइंसेज है, ज्ञान बढ़ाता है किंतु उसका उपयोगी होना जरूरी नहीं होता। ये दो प्रकार के साइंस ध्यान में रखने हैं आपको कि दो प्रकार के जो विज्ञान होते हैं, सैद्धांतिक हैं या विशुद्ध विज्ञान या थ्योरेटिकल या प्योर साइंस, और एक होता है व्यवहारिक अप्लाइड साइंस। तो जो है ना अप्लाइड साइंस को हम जो है इसमें समस्या का हल ढूंढते हैं और थ्योरेटिकल के अंदर केवल हम वो अमूर्त विज्ञान होता है उसमें हल ढूंढने का प्रयत्न जो है नहीं होता। व्यवहारिक विज्ञान के अंदर जो है इसमें समस्या का हल ढूंढा जाता है। और थ्योरेटिकल जो साइंस होती है या जो प्योर साइंस होते हैं ना, जिसको विशुद्ध विज्ञान बोलते हैं,
उसमें वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं हम और वस्तुनिष्ठ हमारे आंकड़े होते हैं और केवल ज्ञान की पिपासा को शांत करना उद्देश्य होता है हमारा। किसी समस्या को हल करने का उद्देश्य प्योर रिसर्च के अंदर नहीं होता। प्योर साइंस में रिसर्च की जाती है केवल ज्ञान वृद्धि के लिए, उसके अंदर समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं होती। हालांकि सुझाव को मानने न मानने वो अलग बात है सरकार का गैर सरकारी स्तर पर। तो ये जॉन डेवी द्वारा जो ये मॉडल अपनाया गया था, ये फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च के अंदर जो है प्रस्तुत किया गया है, जो कि हमारे शेखावटी विश्वविद्यालय के द्वारा BA पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है सोशल रिसर्च के अंदर, जो टेक्निक्स इन सोशल रिसर्च, सामाजिक अन्वेषण की पद्धतियां जो है, उसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है ये। तो दो एक तरह से साइंटिफिक मेथड का आपका टॉपिक पूरा हुआ। अगली वीडियो में देखेंगे ये वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। वो जरूरी नहीं कि वैज्ञानिक पद्धति अपना ली जाए हर जगह, उसके सामने प्रॉब्लम भी आती है कि कौन सी प्रॉब्लम, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। थैंक यू।